35 नंबर ऐसे हैं जो आपके कोई भी नहीं काट सकता। तो सबसे पहले आप 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव हल करें, उसके बाद 10 नंबर की मश्की सवाल हल करें और उसके बाद फिर 10 नंबर की तफ़हीम हल करें। ये 35 नंबर आपके जेब में हो जाएंगे। आपको तसल्ली हो जाएगी मेरे पास 35 नंबर आ चुके हैं, सप्ली मेरी क्लियर हो चुकी है, अब मुझे बस जल्द अज जल्द पेपर को मुकम्मल करना है। फिर पेपर मुकम्मल करें और इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और जो कुछ मैंने वीडियो में बताया है उसको ध्यान से सुने, उसको फॉलो करें और आप खुशी खुशी घर आएंगे और खुश होंगे कि हमारा लास्ट पेपर भी अच्छा हो गया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी उर्दू की पहली और आखिरी मास्टर क्लास है जिसके अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सब्जेक्टिव के मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूंगा। आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कितनी लेंथ की होनी चाहिए, कहाँ से याद करें, कौन सी याद करें, कौन सी छोड़ दें, तैयारी ज़्यादा तो कैसे करें, तैयारी कम है तो कैसे करें, किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, सैको सबा कैसे लिखते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, हमें मजमून लिखा नहीं जा रहा, वो कैसे हल करेंगे, टाइम मैनेज कैसे होगा, ये तमाम इश्यूज़ को मैं इसी एक वीडियो के अंदर कवर कर देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे हमेशा वाली एक बात कहूँगा कि पेपर लीक वाले फ्रॉड का बाइकआउट करें। जब तक आप लोग इन लोगों का बाइकआउट नहीं करते तब तक ये बच्चों को मिसगाइड करते रहेंगे और ओरिजिनल कंटेंट बच्चों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ सब कुछ रियल में शेयर किया जाए, इसलिए आप इन सब चीज़ों का बाइकआउट कर दें। उसके अलावा क्योंकि उर्दू की कोई स्पेसिफिक पेपर स्कीम नहीं है, सिर्फ पेपर पैटर्न है, पेपर स्कीम नहीं है, इसलिए कोई भी गैस उर्दू का ऑथेंटिक नहीं होता। अगर कोई आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा है या कुछ और शेयर कर रहा है तो आप उसकी बातों में ना आए, बल्कि मास्टर क्लास ही एक सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द छोटी वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर सकूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होगा और ये ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स की है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इस्तिलाह कवायद यानी ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के लास्ट पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मसलन तशबीह, इस्तारा, मक्ता, मतला, रदीफ़, काफ़िया, मिजाज मुरसिल, ज़ोमानी अल्फाज, ऐसी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। कुछ उनमें से होगा और कुछ इसम मारफा और नकरा की एग्जाम में से होगा। अगर आपको नहीं आती तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शॉर्टली एक चीज़ शेयर कर दूँ ताकि थोड़ी सी सबको आसानी हो जाए। तो ये वाली चीज़ आपकी आती है ऑब्जेक्टिव के अंदर। सेकंड चीज़ है इस्तिलाह तलफ़ुज़, उसमें आते हैं एराब। एराब तैयार करने के लिए आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक की मशक़ें देखनी है। टेक्स्ट बुक की मशक़ों में, नज़्मों गज़लों में और सबकों में आपको कुछ सवालात एराब के मिलेंगे। सिर्फ वही लफ्ज़ अपने एराब के लिए तैयार करने हैं। इसको तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग उस लफ्ज़ को पढ़ें जिसके ऊपर एराब लग चुके हैं, बग़ैर एराब वाला लफ्ज़ ना पढ़ें। मसलन एक लफ्ज़ होता है बर्फ़, हम बोलते हैं बर्फ़, एराब के साथ होता है बर्फ़, ठीक है। अगर आपने बर्फ़ भी पढ़ना है, बर्फ़ भी पढ़ना है तो पेपर में आप भूल जाएंगे सही वाला कौन सा था। इसीलिए एराब को तैयार करते हुए ऑप्शंस ना देखें, एराब को तैयार करते हुए सही और गलत को ना पढ़ें, एराब तैयार करते हुए सिर्फ सही वाले को पढ़ें ताकि आपके दिमाग में सिर्फ सही वाला हो और आपके लिए चूज़ करना आसान हो जाए। ठीक हो गया, ये आपने कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है सबक, नज़म और गज़ल के मश्क़ी और अज़ाफ़ी सवालात से पूछे जाते हैं। इसको तैयार करने का आसान तरीका यह है कि आपकी टेक्स्ट बुक की मशकों में ऑब्जेक्टिव दी होती है MCQs, उसको सॉल्व कर लें और जब आप सवाल तैयार करेंगे सब्जेक्टिव वाले तो उन सब चीज़ों को मिलाकर आपकी ऑब्जेक्टिव पूरी की पूरी हल हो जाएगी। इसलिए कुछ अलग से कोशिश करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट होता है हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में 4 शेर होते हैं और आपने 3 करने होते हैं। शेरों को करते हुए इस बात का ख्याल करें कि अगर आप डायरेक्ट तशरीह कर लेते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। पेपर चेक कैसे होगा वो बताया तो मैं आपको साथ साथ पूरी बात कवर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने हवाला लिखना है। आप लिखें हवाला शायर, शायर का नाम लिखें, हवाला नज़म, नज़म का नाम लिखें। फिर आप मफ़हूम की हेडिंग देके मफ़हूम लिखें। मफ़हूम में को आपने 1.5 से 2 लाइन में मुकम्मल कर देना है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। मफ़हूम का फ़ायदा ये है कि तशरीह पर फोकस कम करता है चेकर, तो आपकी इमला की गलतियाँ और क्वालिटी के ऊपर बात कम होती है। ज़्यादा फोकस वो रखेगा मफ़हूम के ऊपर। मफ़हूम को पढ़ने से उसको आइडिया हो जाएगा कि आपको शेर की समझ है और आप लोगों को तशरीह भी आपने ठीक ही की होगी तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। मफ़हूम का फ़ायदा ये होता है। मफ़हूम के अलग से कोई मार्क्स नहीं होते, मफ़हूम पेपर चेक करने वाले की हेल्प करता है जिससे आपको बाद में फ़ायदा पहुँचता है। फिर आती तशरीह। तशरीह जो है वो जो आपकी आंसर शीट है उसका हाफ़ पेज होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा फुल पेज होना चाहिए। इसका आसान तरीका आप समझ लें कि आपने 6 से 8 लाइन के बीच में तशरीह कहीं करनी है अगर आप कम से कम करना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन टाइम इशू होगा, टाइम हमारे पास कम होगा, इसलिए हम 6 से 8 लाइनों की ही तशरीह करेंगे। हाई क्वालिटी तशरीह है तो 6 लाइनों की काफ़ी है। अगर क्वालिटी थोड़ी सी लो लगती है आपको तो 8 से 10 लाइन की आप तशरीह कर सकते हैं। तशरीह में अगर आप कोई हदीस, कोई आयत
या कोई शेर ऐड करते हैं तो आपको उसका 1 नंबर दिया जाता है, और अगर आप वो ऐड नहीं करते तो वो 1 नंबर आपके तशरीह के को देख कर डिसाइड करते हैं कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अगर कोई तशरीह के दौरान कोई ऐसी बात आपको याद आती है जिसमें कोई आयत या हदीस या कोई शेर ऐड हो सकता है तो आप ज़रूर ऐड करें। इमला की गलतियों की जो मार्क्स हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ, इमला की गलतियों के मार्क्स ये आप लोगों के नज़म में, गज़ल में और पूरे पेपर के अंदर इस तरीके से फॉलो होंगे। अगर आप लोग 4 गलतियाँ करते हैं इमला की तो आपका 1 नंबर काटा जाता है, और अगर एक ही लफ्ज़ को बार बार गलत लिख रहे हैं तो 7 दफ़ा वो लफ्ज़ गलत लिखने पर आपका 1 नंबर काटा जाता है। तो ये इमला का तरीका चेक करने का। इसके बाद आते हैं आपके पास गज़ल। गज़ल का हवाला शायर होता है, हवाला गज़ल नहीं होता। तो हवाला शायर लिखेंगे, मफ़हूम लिखेंगे 1.5-2 लाइन का, मजबूरन 2 लाइनें लिखी जा सकती हैं, और गज़ल की तशरीह आप कर देंगे। तशरीह गज़ल की आपने उतनी ही करनी है 6 से 8 लाइन की। और तशरीह गज़ल और नज़म की तशरीह में जो मेन फ़र्क होता है वो ये होता है कि नज़म की तशरीह आपने नज़म के मौजू के मुताबिक करनी होती है जो उसका नाम रखा हुआ है। गज़ल के हर शेर की तशरीह अपनी मर्ज़ी से किसी भी मौजू पर डाल के कर सकते हैं। यानी अगर इश्क व मोहब्बत के ऊपर गज़ल की तशरीह बन रही है तो अल्लाह से इश्क की, रसूलुल्लाह से इश्क की, या फिर किसी फ़र्ज़ी इंसान से इश्क की, आप किसी तरीके से भी वो तशरीह कर सकते हैं, हर लिहाज से सही मानी जाती है। ऐसा गज़ल में होता है। लेकिन नज़म की तशरीह आपको नज़म के नाम के मुताबिक ही तशरीह करनी है। गज़ल के 3 शेर होते हैं, आपने 2 करने होते हैं। तो नज़म के 3 और गज़ल के 2, 5 शेर होते हैं। हर शेर के 2 नंबर होते हैं, 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आता है सियाक़ व सबाक़ तशरीह वाला सवाल, जिसको नसर की तशरीह भी बोलते हैं। ये सवाल आता है 10 नंबर का। 5-5 नंबर के 2 पैराग्राफ होते हैं और दोनों के दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती। तरतीब क्या होती है? सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन लिखने के साथ उसके नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे मज़मून का उन्वान। कहानी का नाम नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएगा। आप लिखेंगे मज़मून का उन्वान, और फिर आगे सबक का वही नाम लिखेंगे जो किताब में दिया हुआ है। फिर लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम, और मुसन्निफ़ के नाम में भी आप वो नाम लिख देंगे। मैं एक तस्वीर अटैच कर रहा हूँ, तस्वीर को देख लें। यहाँ पर माखज़ और सिन्फ़ लिखे हुए हैं, तो अगर वो भी आप ऐड करना चाहें तो उसका एक्स्ट्रा इंप्रेशन है, आपके लिए बेहतर है, वो आप ऐड कर सकते हैं। हवाले मतन के बाद आप लिखेंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी कैसे लिखते हैं? जिस लफ्ज़ के ऊपर ख़त खींचा हुआ है, जिस लफ्ज़ के ऊपर लाइन खींची हुई है, उस लफ्ज़ का मानी लिखना है। यानी सपोज़ ये लफ्ज़ है, एक ये लफ्ज़ है, एक ये लफ्ज़ है, और ये लाइन खींची हुई है। ये लाइन इस लफ्ज़ के ऊपर है तो इसका मानी लिखना है। जिस लफ्ज़ के नीचे लाइन है ना, उस लफ्ज़ का मानी नहीं लिखना। जिस लफ्ज़ के ऊपर लाइन लगी है उस लफ्ज़ का अपन मानी लिखना है, ठीक है। तो वो मानी लिखेंगे। हर आमतौर पे 4 मानी होते हैं और हर मानी का आधा नंबर होता है, तो 2 नंबर मानी के होते हैं, बाकी आधा नंबर आपके हवाला मज़मून का अनुमान लिखने के नंबर होते हैं, आधे नंबर आपके मुसन्निफ़ के नाम लिखने के होते हैं, बाकी सियाक़ व सबाक़ के नंबर होते हैं और तशरीह के नंबर होते हैं। सियाक़ व सबाक़ लिखना बच्चों को नहीं आता। सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखें? तो सियाक़ व सबाक़ लिखने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि आपको उस सबक का खुलासा तो आता होगा। तो फ़र्ज़ करें कि ये सबक है आपका, यानी ये खुलासा है आपका, और ये 5 पैराग्राफ का एक खुलासा है। ये वाला एक जो पैराग्राफ है आपको सियाक़ व सबाक़ तशरीह के लिए आ गया है। तो सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे? ये जो पैराग्राफ पेपर में आया है ना, इस एक को आप छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी पैराग्राफ हैं खुलासे के अंदर, उन सब को मुख्तसर करके आप 7 से 9 लाइनों का लिखेंगे। इसको सियाक़ व सबाक़ बोलते हैं। जब तशरीह की बारी आएगी तो फिर आप लोगों ने उन सारे पैराग्राफ को छोड़ देना है, और जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है बस उस एक पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। उसमें बाकी खुलासे के पैराग्राफ का जिक्र नहीं आएगा, सिर्फ उसका जिक्र आएगा जो पेपर के अंदर दिया हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सियाक़ व सबाक़ में पूरा चैप्टर बयान होता है 7 से 9 लाइनों में। सिर्फ वो पैराग्राफ बयान नहीं होता, किसी भी सूरत में बयान नहीं होता जो पेपर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तशरीह में बाकी चीज़ें नहीं आती, सिर्फ वही पैराग्राफ आता है जो पेपर में दिया हुआ है। तशरीह आपने 3 गुना लिखनी है, यानी 150 अल्फाज का अगर पैराग्राफ है तो 3 गुना उसको आपने कर लेना है, 450 अल्फाज का अपने तशरीह लिख देनी है। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है तो मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो मैं आपको आसान तरीका बताया। तो आप 1.5 सफ़ा एग्ज़ामिनेशन सीट का तशरीह के लिए मुख्तस कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी रहेगी। सियाक़ व सबाक़ तशरीह के बाद अगला सवाल आता है आपका सवाल जवाब। सवाल जवाब आते हैं 8, आपने 5 करने होते हैं।
तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं? सबक के मशक़ी और अज़ाफ़ी सवाल होते हैं, नज़म के मशक़ी और अज़ाफ़ी सवाल होते हैं, गज़ल के मशक़ी और अज़ाफ़ी सवाल होते हैं, और मुसन्निफ़ीन के सवाल होते हैं, और शायरों के मुतालिक सवाल होते हैं। अब मुसन्निफ़ीन और शायरों के सवाल बच्चों को नॉर्मली आते नहीं हैं, तो फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करना है। पहली बात तो यह कि मशक़ी अज़ाफ़ी सवाल अपने सबकों के तो कर लिए होंगे, लेकिन जो मुसन्निफ़ीन और शायरों के आ रहे हैं वो अगर नहीं आते तो फिर क्या करें? तो अगर आपको वो नहीं आते तो आपने नज़मों और गज़लों के मशक़ी अज़ाफ़ी सवाल ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के एंड पर या हर 2-3 चैप्टर के बाद कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनका ज़िक्र मैंने ऑब्जेक्टिव में किया था। मसलन मिजाज़ मुरसल है, मक्ता है, मतला है, रदीफ़ है, काफ़िया है, तशबीह है, तशबीह के अगले पार्ट्स हैं, मुशब्बह वग़ैरह, वो चीज़ें हैं, ज़ुमानी अल्फाज हैं, नज़म गज़ल में फ़र्क है। ऐसी एक डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको पेपर के अंदर होगी, यानी 8 सवाल में से एक सवाल इनमें से होगा जिनके मैं नाम बोलें, और बाकी के जो 7 सवाल हैं वो आपके मशकों से यानी सबकों से, नज़मों से, गज़लों में से होंगे। ठीक है, अगर मुसन्निफ़ और आपने शायरों के सवाल नहीं भी तैयार किए तो वो भी पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 करने होते हैं 8 में से। तो लेकिन अगर आपने वो डेफिनेशन छोड़ दी और नज़मों और गज़लों के इज़ाफ़ी सवाल तैयार ना किए तो आपके लिए वो 5 सवालों को पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसके बाद आपको आते हैं खुलासा। खुलासे के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं, खुलासा हमने पूरा साल याद नहीं किया तो क्या करें, अब खुलासे बहुत ज़्यादा हैं तो कैसे करें? तो मैं आपको ये एक टेक्निक बता रहा हूँ, ये आप यूज़ करें तो आपको आधे खुलासे करने पड़ेंगे। आपने क्या करना है, आपके किताब के अंदर कुछ सबक ऐसे हैं जो मज़मून हैं, जैसे कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में आ गया या इस्तांबुल के बारे में आ गया। कुछ चीज़ें मज़मून के कैटेगरी के अंदर आती हैं और कुछ चीज़ें कहानियों की कैटेगरी में आती हैं। मसलन मुलम्मा है, परिस्तान की शहज़ादी है, चुगलखोर है। तो या तो आप सारी कहानियाँ कर लें या सारे मज़ामीन कर लें। मज़ामीन में नाम है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है, नाम देवमाली है, और ये इस किस्म के इस्तांबुल वग़ैरह, जिसमें नाम, इस्तांबुल भी तो नाम है ना एक शहर का, नाम वाले खुलासे कर लें या कहानियों वाले खुलासे कर लें। ठीक है, नाम वाले या कहानियों वाले। तो पेपर में आपको बोर्ड में एक खुलासा आना है नाम वाला और एक आना है कहानियों वाला। तो आप चीज़ ही एक तैयार कर लें। नॉर्मली कहानियाँ तैयार करना आसान होती है, तो कहानियों को तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका खुलासा भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके लिए आपने 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम लिखने का होता है, बाकी खुलासा होता है। खुलासे के लिए ये शराइत होती हैं चेक करते हुए कि अगर खुलासे की तरतीब वही है जो सबक की तरतीब है और उसके अज्जा यानी उसके पैराग्राफ पूरे हैं तो आपको 5 में से 5 मिल जाते हैं, अदरवाइज़ एक आधा नंबर वो काट लेते हैं। इसके बाद है मज़मून का लास्ट बताऊंगा। पहले बताता हूँ आपको तफ़हीम के बारे में। तफ़हीम जो है वो आपको जो सिलेबस में दी हुई है वही आपने तैयार करनी है। पैराग्राफ बाहर से नहीं आएगा, सवाल बाहर से नहीं आएगा, सवालात भी वही होंगे जो आपके गिवन है गायदनशाह के अंदर, और पैराग्राफ भी वही होंगे जो गायदनशाह में गिवन है। लेकिन कभी कभार एक सवाल आता होता है कि बताएं उन्वान क्या देंगे आप, इस चीज़ का उन्वान क्या होगा पैराग्राफ का। वो उन्वान लेने के लिए याद रखें, उन्वान हमेशा एक लफ्ज़ का नहीं होता, 2 से 3 कभी कभार 4 अल्फाज का भी होता है। मसलन आपने बचपन में कहानी पढ़ी प्यासा कौवा, तो प्यासा और कौवा 2 लफ्ज़ हैं, लालची कुत्ता 2 है, इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक उन्वान बनता है। उन्वान कभी भी एक लफ्ज़ का नहीं होता। अगर आप एक लफ्ज़ का, जैसे आपका एक सबक है इस्तांबुल, इस तरह का आप एक लफ्ज़ का उन्वान नहीं दे सकते, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कम से कम 2-3 अल्फाज का एक मौजू होना चाहिए। इसके बाद है मज़मून। मज़मून के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको तरीका बताया था कि अगर आपको मज़मून नहीं आते तो फिर आप किस तरीके से बग़ैर तैयारी के मज़मून को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो का थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे जाकर द गाइड पोर्टल चैनल है, उस पर जाकर आप सर्च करेंगे तो अगली वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको तरीका बताया कि आप बग़ैर तैयारी के भी मज़मून को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होगा। मज़मून करने के लिए बात याद रखें, जो टॉपिक को गायदनशाह के अंदर दिए हुए हैं, कुछ मज़ामीन को हल किया हुआ है और अगले पेज पर कुछ के नाम दिए हुए हैं, तो उन सारे मज़ामीन को आपने तैयार करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके को फॉलो करना है। आप सिर्फ एक किताब खोलें, मज़मून का नाम पढ़ लें आंखें बंद करके, उस मज़मून के बारे में वो सब कुछ सोचें जो मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया हुआ है, तो फिर आपको मज़मून बनाना आ जाएगा और इंशाल्लाह मज़मून अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन याद रखें, मज़मून के लिए तमहीद शुरू में होगी और इख्तिताम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि अगर आपके मज़मून में तमहीद नहीं है, इख्तिताम नहीं है, तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो पहले मज़मून लिखें, पहले इसकी तमहीद लिखें,
फिर उसका अख्ताम लिखें और दरमियान वो तफसीलात लिखें, तो इंशाल्लाह आपको 15 में से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आखिरी सवाल है कि पेपर को वक्त पे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। पेपर अगर हम अटैम्प्ट करने में लेट हो जाते हैं तो वक्त पे पेपर कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वक्त पे करने का आसान तरीका ये है कि पहले तो 35 नंबर ऐसे हैं जो आपको 35 में से 35 मिलते हैं, कोई नंबर नहीं कटता। उसमें 15 नंबर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के हैं, 10 नंबर सवालात के हैं और 10 नंबर तफ़हीम के हैं। ये 35 नंबर आपको मिलने होते हैं, लाजमी लेने हैं। तो पेपर देने जब जाते हैं पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, उसके बाद 10 नंबर का सवाल जवाब तैयार करें, लिखें और 10 नंबर का आपने तफ़हीम लिख लेना है। आपके 35 नंबर आपकी जेब में हो गए, आपको पता लग गया कि 35 नंबर मेरे हो चुके हैं, सप्ली मेरी क्लियर हो चुकी है और अब मुझे आगे से पेपर को हल करना है। तो पेपर को आगे हल करने के फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने, ठीक है, पहले खुलासा लिख लें, बहुत थोड़ा छोटा होता है, खुलासा लिख लें। फिर नज़म, गज़ल और सबक तीनों की तशरीह बस करते ही चले जाएँ, रुके नहीं, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग स्लो भी है तो भी आपने पेपर पूरा मुकम्मल करके आना है। कैसे करना है, अगर हैंडराइटिंग स्लो हो तो तेज़ लिखने से सिर्फ आपका हाथ थकेगा, पेपर मुकम्मल नहीं होगा। पेपर मुकम्मल करने का आसान तरीका ये है कि आप पेपर को लगातार लिखें, ब्रेक मत लें, ठहरे मत, कैप्स पेन के चेंज ना करें, आसपास ना देखें, मत देखें कौन चीटिंग कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, निगरान क्या बोल रहा है। बस अपना पेपर लिखते चले जाएं। पास में घड़ी रखें, जब पेपर में 20 मिनट रह जाएं या 15 मिनट रह जाएं, आपको हर सूरत में सब कुछ ख़त्म करके आपको मज़मून के ऊपर आना है। मज़मून के लिए आपके पास एटलीस्ट 15 मिनट होने चाहिए। मज़मून लिखना स्टार्ट कर दें। मज़मून लिखते हुए अगर आपको लगे कि पेपर टाइम ख़त्म हो रहा है, वो पेपर छीनना शुरू कर दिया है, तो मज़मून जिस पैराग्राफ तक पहुँचा है वहीं पर उसको मुकम्मल करते ही, उस जुमले को मुकम्मल करते ही आप उसे इख्तिताम, जो एंडिंग है ऐसे की, वो लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एंडिंग ना हुई और मज़मून चाहे आपने 5 सफ़ों का लिख लिया हुआ तो भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो एक्चुअल में लेंथ है मज़मून की वो 5 सफ़ात है, ठीक है, मैक्सिमम है ये। मतलब डबल साइड 1, डबल साइड 2, डबल साइड 3, डबल साइड 4, डबल साइड 5, ये मैक्सिमम है। बहुत ज़्यादा हो जाए 10th के लेवल पे इतना नहीं करना चाहिए। 10th के लेवल पे आप करते डबल साइड 1, डबल साइड 2 और सिंगल साइड 3, इतना आपको होना चाहिए मज़मून, ठीक है। और अगर आपको मज़मून बिल्कुल नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, या आपके पास टाइम ख़त्म हो गया है, तो डबल साइड 1 और सिंगल साइड 1 इतना कर लें, ठीक है। इससे मज़ीद कम जाने पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैं तमाम बातों के आंसर कर चुका हूँ। फिर भी कोई चीज़ रहती है और आपको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।